नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा या पिछले वीडियो में अध्ययन किया था भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में, और वहाँ पे हमने भाषा शिक्षण की सामान्य जानकारी के साथ में एक विधि पढ़ी थी, पाठशाला विधि। और अब उसके आगे की हम विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप आगे की जो हमारी विधि है उसमें है व्याकरण, आगे विधि है हमारी व्याकरणानुवाद विधि, व्याकरणानुवाद विधि। तो इस विधि के सबसे पहले बात करते हैं हम प्रवर्तक की। सबसे पहले हम बात करेंगे इस विधि को प्रारंभ किसने किया था। तो इस विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो इस विधि को जो प्रारंभ किया था वो किया था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने, इसलिए इस विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि भी माना जाता है। यानी कि जो व्याकरणवाद विधि है उस विधि को हम क्या कह सकते हैं, भंडारकर विधि भी कहा जाता है। अब देखो, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने जो पुस्तकें लिखी थी वो दो पुस्तकें लिखी थी। उनमें सबसे पहले तो है मार्गोपदेशिका। उनकी सबसे पहली पुस्तक का नाम है मार्गोपदेशिका। और जो उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी थी संस्कृत सर्वांत प्रवेशिका। तो उनके द्वारा जो दो पुस्तकें लिखी गई थी वो पहली पुस्तक का नाम था मार्गोपदेशिका और दूसरी पुस्तक का नाम था संस्कृत स्वरांत प्रवेशिका। अब बात करें हम इसके आगे की, तो ये जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें किसकी देन मानी जाती है, ये व्याकरण अनुवाद पाश्चात्य की देन मानी जाती है। जबकि हमने इससे पहली विधि पढ़ी थी व्याकरण अनुवाद पाठशाला विधि। तो पाठशाला विधि को हमने दूसरा नाम भी दिया था परंपरागत विधि। यानी जो पाठशाला विधि है वो परंपरा के ऊपर आधारित मानी जाती है, जबकि जो ये व्याकरण अनुवाद विधि है ये किसकी देन मानी जाती है, पाश्चात्यों की देन मानी जाती है। इसलिए जो ये व्याकरण अनुवाद विधि है उस पर क्या पड़ा, पाश्चात्य शैली का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब देखो इसमें शिक्षण कार्य किस प्रकार से करवाया जाता है। बात करें हम शिक्षण कार्य की, तो इसमें सबसे पहले जो भी संस्कृत का पाठ है, कोई भी पाठ ले लो संस्कृत का, उसकी क्या की जाती है, उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। संस्कृत के पाठ की क्या की जाती है, उदाहरण सहित क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। उसके बाद में क्या किया जाता है कि उदाहरण सहित व्याख्या कर दी, उसके बाद में क्या किया जाता है, व्याकरण के जो भी नियम है, व्याकरण के जितने भी इनमें नियम आए तो व्याकरण नियमों का क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है। तो एक तो उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है, दूसरा क्या किया जाता है, व्याकरण के नियमों का क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है। तो इसमें व्याकरण, सबसे पहली बात तो व्याकरण और अनुवाद, दो चीज है, व्याकरण पहले तो और दूसरा है अनुवाद। उससे अभ्यास के द्वारा ही, व्याकरण और अनुवाद अभ्यास के द्वारा ही क्या करवाया जाता है, उससे संपूर्ण पाठ को पढ़ा दिया जाता है, या उस संपूर्ण पाठ का क्या करवा दिया जाता है, शिक्षण कार्य करवा दिया जाता है। बात करें हम इसके आगे की, तो यह विधि क्या है कि जो रटने की प्रणाली है, जो रटने की विधि है, हमने पहले बात की थी पाठशाला विधि है वो रटने पे अधिक बल देती है। तो यह विधि क्या करती है, रटने पे जो बल है उसका परित्याग करके छात्रों की बोधगम्य शक्ति का विकास करती है। यानी छात्र खुद स्वयं क्या दे, किसी प्रश्न का स्वयं उत्तर दे, या उस प्रश्न के बारे में स्वयं क्या उसके उत्तर को खोजना शुरू करे। ठीक है, रटाया उत्तर नहीं दे करके छात्र अपने स्वविवेक से उसका क्या दे, उत्तर दे। तो इसमें रटने की प्रणाली का त्याग करके क्या किया जाता है, छात्रों की बोध शक्ति है, सोचने की, स्मरण करने की शक्ति है, उसका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो बात करें हम इस विधि के गुणों की, तो इस विधि में गुण क्या क्या है, इस विधि के दोष क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणों की। तो सबसे पहले तो बात हम गुणों की करें तो उसमें है कि इसको जितने भी संस्कृत व्याकरण के नियम हैं, संस्कृत के नियमों को क्या बनाया जाता है, बोधगम्य बना करके, यानी कि सरल बना करके, बोधगम्य बना करके क्या करवाया जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है। और दूसरा गुण ये क्या है कि स्वाध्याय तो हमने पिछले में भी लिखा था। तो स्वाध्याय जो
स्वाध्याय की आदत है, यानी स्वयं पढ़ने की जो आदत है उसके क्या आदत पे क्या विकास पे क्या देती है, बल देती है। बात करें हम इसके आगे की, तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह विधि है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर होने का मतलब क्या है कि मान लो आपको कोई पाठ पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले एक उदाहरण दीजिए, जैसे आपको ताजमहल दिखाया, तो सबसे पहले आपको पूरा का पूरा ताजमहल दिखाया गया कि मान लो ये ताजमहल है, ठीक है। अब ताजमहल पूरा दिखा दिया आपको, ये तो हो गई स्थूल यानी बड़ी वस्तु। बड़ी वस्तु दिखाने के बाद में स्थूल, सूक्ष्म का मतलब इसके जो भी सूक्ष्म अवयव है, जो सूक्ष्म तत्व है, यानी किसने बनाया, इसमें कितनी खिड़कियां हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसके सूक्ष्म तत्वों के बारे में बताना वो है। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी इसमें सबसे पहले पूरा बड़ी वस्तु दिखा करके क्या छोटी वस्तु या छोटे तत्वों का ज्ञान करवाया जाता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर और कठिन से सरल की ओर क्या करता है, शिक्षण सूत्र पे आधारित मानी जाती है। तो यह संस्कृत के नियमों को बोधगम्य बनाती है, स्वाध्याय की जो भी आदत है आपकी उस पर क्या देती है, बल देती है, और ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर और कठिन से और शिक्षण सूत्रों पे आधारित मानी जाती है। अब देखो कि इस विधि के दोष क्या क्या। देखो ये विधि क्या मानी जाती है, नीरस और एकांगी मानी जाती है। ये विधि नीरस और एकांगी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, देखो इसमें केवल व्याकरण और अनुवाद पे ही क्या दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। व्याकरण और अनुवाद के अलावा किसी और तत्वों पे क्या बल नहीं दिया जाता, जिसके कारण से यह विधि नीरस और एकांगी मानी जाती है। दूसरी बात करें तो ये जो इस विधि है वो प्राथमिक स्तर की अपेक्षा क्या मानी जाती है, उच्च स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके प्रवर्तक थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इनकी विधि प्राथमिक स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर पर क्या मानी जाती है, अधिक उपयोगी मानी जाती है। बात करें हम अगली विधि, जो हमारी अगली विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। देखो प्रत्यक्ष विधि का जो प्रवर्तक है वो है बीपी वोकिल महोदय। बात हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे जो हमारी है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात करें तो प्रत्यक्ष विधि के कुछ अन्य नाम भी है। तो अन्य नामों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसको सुगम विधि भी कहा जाता है, इसको निर्बाध विधि भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम निर्बाध विधि, और आगे हम बात करें तो इसी को मातृ विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि कह दो, चाहे सुगम विधि कह दो, चाहे निर्बाध विधि कह दो, चाहे मातृ विधि कह दो, चारों एक ही है। बात करें हम इसके आगे की तो इसके जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं वीपी वोकिल महोदय। इसके जो माने जाते हैं प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके एक विद्वान विरोधी भी हुए थे कि इस विधि के जो विरोधी है वो है शिवराम आप्टे। इन्होंने इस विधि का क्या किया था, विरोध किया था। इसलिए अपने यहाँ तक हमने पढ़ी थी जितनी भी विधियाँ, उसमें कोई भी विरोधी हुआ नहीं हुआ था। लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है वो क्या हो जाता है, उसका विरोधी है, जिसका नाम था शिवराम आप्टे। अब देखो ये विधियाँ कई बार इनको विधियों का ये प्रत्यक्ष विधि नाम नहीं देकर के क्या सुगम विधि दे दिया, निर्बाध विधि दे दिया या मातृ विधि दे दिया, इनके नाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो इस विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, वो किया था अंग्रेजी शिक्षण के लिए। सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अंग्रेजी शिक्षण के लिए हुआ था। उसके बाद में संस्कृत शिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया था। तो संस्कृत में इस विधि का प्रयोग किया था वो किया था बीपी वोकिल महोदय के द्वारा। और बीपी वोकिल महोदय ने किसमें किया था, सन 1951 में वीपी वोकिल महोदय के द्वारा इस विधि को संस्कृत शिक्षण में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और कहाँ किया था। अब देखो एक बॉम्बे में स्कूल है, जो बम्बई प्रांत है उसमें एक स्कूल है, उसका नाम है अल्फिनस्टोन। ठीक है, 1951 में अल्फिनस्टोन हाई स्कूल बम्बई में इसका प्रयोग किया गया था। किसमें, संस्कृत शिक्षण के अंदर। और जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था,
वीपी बोकिल महोदय के द्वारा किया गया था। और इस विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था अंग्रेजी शिक्षण के लिए। अंग्रेजी शिक्षण में प्रयोग करने के बाद में इसका प्रयोग किया गया था संस्कृत शिक्षण में। बात करें हम आगे की, तो वीपी बोकिल महोदय ने भी एक पुस्तक लिखी थी और इनकी पुस्तक का नाम था ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। बात करें हम इसकी विधि की, तो इसमें विधि में जो शिक्षण का माध्यम होता है, जो इस विधि में शिक्षण का माध्यम यानी पढ़ाने का जो तरीका होता है, जो हमारी विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होता है, तो वह वही भाषा होगी जिस भाषा का क्या हम अध्ययन करवा रहे हैं। यानी कि मान लो हम अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करवा रहे हैं, तो हमारा जो पढ़ाने का हमारे विचारों को जो छात्रों तक पहुंचाने का जो माध्यम होगा वो कौन सी भाषा होगी? अंग्रेजी भाषा होगी। यदि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी, संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत, कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बात करें हम इसके आगे की, तो इसमें जो मातृभाषा है, मातृभाषा उसका क्या किया जाता है? प्रयोग नहीं किया जाता है, या मातृभाषा का जो प्रयोग है वो सर्वथा वर्जित माना जाता है या निषेध माना जाता है। यानी अंग्रेजी पढ़ाते समय हम, जैसे हम मारवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है, हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी भी आसानी से समझ जाते हैं। तो जैसे हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या मातृभाषा जो हमारी हिंदी है या मारवाड़ी है या पंजाबी है, जो भी है, ठीक है, तो वह उसका प्रयोग क्या है? निषेध होता है। मातृभाषा का मतलब हमारे परिवार के लोगों के द्वारा हम जो सुन करके, परिवार के लोगों के मुंह से जो सुन करके भाषा सीखते हैं वह क्या हो जाती है? हमारी मातृभाषा हो जाती है। और दूसरी बात, इसमें जो मौखिक कार्य है उस पर क्या बल अधिक दिया जाता है। जैसे हमने एक विधि पढ़ी थी पाठशाला विधि, उसमें तो क्या है, संपूर्ण शिक्षण कार्य क्या करवाया जाता था? मौखिक रूप में करवाया जाता था, लेकिन ये केवल मौखिक कार्य पे अधिक बल देती है। और जो शिक्षण का कार्य होता है, तो जो शिक्षण होता है वो संपूर्ण शिक्षण वार्तालाप और किसके द्वारा होता है? प्रश्नोत्तर के द्वारा किया जाता है। जो शिक्षण करवाया जाता है वो संपूर्ण शिक्षण वार्तालाप और प्रश्नोत्तर के माध्यम से करवाया जाता है। अब देखो आगे इसमें जो भी शब्द है, शब्द व उसके अर्थ, जो भी शब्द है और उसका अर्थ है, जो भी उसके बीच में प्रत्यक्ष यानी सीधा संबंध, या तो कह सकते हैं सीधा संबंध या प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके क्या कराया जाता है? पढ़ाया जाता है। तो कौन सी विधि में मौखिक कार्य पे अधिक बल दिया जाता है? तो वो विधि जो हो जाएगी हमारी प्रत्यक्ष विधि। और संपूर्ण शिक्षण कार्य मौखिक रूप में करवाया जाता है, वो विधि हो जाती है हमारी पाठशाला विधि। बात करें हम इसके आगे की, तो ये तो थी हमारी विधि कि इसमें किस तरीके से पढ़ाया जाता है, इसके प्रवर्तक कौन है। बात करें हम गुण और दोषों की, तो बात करें हम सबसे पहले इसके गुणों की। तो सबसे पहला इसका गुण क्या है कि भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। अब भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्यों है? भाषा शिक्षण की क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि जिस भाषा को हम पढ़ा रहे हैं, हमारा जो माध्यम होगा वो क्या होगी? उसी भाषा में होगा, तो वह क्या आसानी से बच्चों को समझ में आएगा। तो भाषा शिक्षण के लिए क्या है? एक तो सर्वोत्तम विधि है और दूसरा क्या है? ये सरलतम विधि भी मानी जाती है, क्योंकि जिस भाषा में हम पढ़ा रहे हैं उसको हम बच्चा आसानी से या छात्र आसानी से समझ लेते हैं। दूसरी बात करें तो ये क्या है? शुद्धोच्चारण। भाषा में क्या माना जाता है? शुद्ध उच्चारण। तो शुद्धोच्चारण पर ही क्या दिया जाता है? अधिक बल दिया जाता है। शुद्धोच्चारण पे इस विधि में क्या किया जाता है? शुद्धोच्चारण पे अधिक बल दिया जाता है। और इस विधि में चारों कौशलों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। चारों कौशलों का विकास किस विधि के द्वारा होता है? तो वह विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। तो ये तो थी इसके गुणों की, भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, सरलतम विधि, शुद्धोच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है और चारों कौशलों का विकास हो जाता है। बात करें इसकी दोषों की, तो बात करें इसके दोषों की, तो दोष में क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जो संस्कृत शिक्षण है, यदि हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो उस समय हमारा जो शिक्षण का माध्यम होगा संस्कृत ही होगी। तो संस्कृत शिक्षण की क्या है? इसमें गति मंद रहती है, यानी कि संस्कृत शिक्षण पढ़ाते समय वो क्या हो जाती है? गति मंद हो जाती है। क्यों?
क्योंकि संस्कृत क्या है, लोक व्यवहार की भाषा नहीं मानी जाती। संस्कृत को लोक व्यवहार की भाषा नहीं है, इसलिए संस्कृत साहित्य में इसकी क्या रहती है, गति मंद रहती है। बात करें इसके आगे की दोष की, तो इसके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ा रहा है वो अंग्रेजी आसानी से बोल सके, अंग्रेजी आसानी से समझ सके और शुद्ध लिख सके। जैसे कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़ा रहा है तो उसको संस्कृत का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ये तो थी अपनी प्रत्यक्ष विधि। अब आगे हमारी जो विधि है हर्बार्टी पंचपदी विधि। देखो हर्बार्टी पंचविधि में ज़्यादातर क्या हो जाता है, उनके पदों का क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बार्टी पंचपदी विधि की। तो सबसे पहले देखो क्या है कि जो ये हर्बार्टी पंचपदी विधि है, इसका देखो पंचपदी विधि नाम कैसे पता, क्योंकि इसमें जो पद है उनकी संख्या कितनी है, 5 मानी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हर्बार्टी पंचपदी विधि। तो प्रमुख शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हुए थे हर्बार्ट, एक शिक्षाविद हुए थे हर्बार्ट, मनोवैज्ञानिक हुए थे हर्बार्ट। उनके सिद्धांतों पे और उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाले थे, जो भी प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले, सिद्धांत दिए थे, तो उनके सिद्धांतों पे और निष्कर्षों पे आधारित आधार बना करके, उन सारों को आधार बना करके उनके शिष्यों के द्वारा एक विधि का प्रतिपादन किया था, और उस विधि का क्या नाम है, हर्बार्टी पंचपदी विधि। तो हर्बार्टी पंचविधि में जो सोपान माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं, 5। ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हर्बार्टी पंचविधि का सोपान नहीं है या सोपान है। तो इसमें देखो सबसे पहला जो सोपान आता है वो आता है प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है वो क्या है, सबसे पहला सोपान है। प्रस्तावना को हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि उन्मुखीकरण। तो प्रस्तावना क्या है कि छात्रों को हमारे मुख्य बिंदु, यानी हमें जो मान लो आज संधि पढ़ानी है, तो संधि टॉपिक तक ले जाने के लिए जो माध्यम या जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। यानी कि हमें जो संधि पढ़ाना है उस तक बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमारे पाठ्य बिंदु पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो हमारे द्वारा या एक शिक्षक के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। दूसरा है विषय उपस्थापन, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा है वो है तुलना, विषय यानी प्रदर्शन करना है हमें। उसके बाद में उन दोनों के बीच में या दो शब्दों के बीच में क्या करनी है, तुलना करनी है, ठीक है। तुलना को कहते हैं अमूर्तीकरण, अमूर्तीकरण कह दो चाहे तुलना कह दो। कई बार क्या होता है एग्जाम में तुलना नहीं दे करके क्या हो जाता है, अमूर्तीकरण दे दिया जाता है। जो चौथा है वो है सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा सामान्यीकरण। और जो एट लास्ट प्रयोग है, एट लास्ट जो है हमारा वो है प्रयोग। तो इसके जो पहला सोपान हुआ वो प्रस्तावना, दूसरा विषय उपस्थापन, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा क्या हो जाता है, प्रयोग। ज़्यादातर इन मुख्य सोपानों के बारे में ही पूछा जाता है एग्जाम में। अब बात करें हम इस हर्बार्टी विधि के गुण क्या है, इस हर्बार्टी विधि के दोष क्या है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक मनोविज्ञान, बात करें गुणों की तो सबसे पहले तो बात कि ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। सबसे पहली बात तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। और जो इसमें ज्ञान दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, क्रमबद्ध तरीके में क्या हो जाता है, ज्ञान दिया जाता है। और इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बालकों में कैसा रहता है, स्थायी यानी कि लंबे समय तक याद रहता है। आगे हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, बोधगम्यता पे बल दिया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, बोधगम्यता पे बल दिया जाता है। बात करें हम इसके दोषों की तो सबसे पहले गुण है इसका कि मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। तीसरा, कि इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। चौथा, कि बोधगम्यता पर बल दिया जाता है। बात करें कि यह विधि है वो सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, यह विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। जैसे कि विज्ञान यानी साइंस या कह सकते हैं विज्ञान, यह विधि विज्ञान विषय के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती।
और संस्कृत विषय में भी सभी विधाओं के लिए ये क्या विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती। कुछ ही की विधाएं हैं जिसके लिए इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत की सभी विधाओं के लिए हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। बात करें हम अगली विधि की, तो अगली विधि हमारी है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि, जो हमारी मूल्यांकन विधि है, जो हमने हर्बार्टी पंचपदी विधि पढ़ी थी, वही उसका ही क्या एक विकसित रूप है, या कह सकते हैं कि उस हर्बार्टी विधि का ही क्या है बड़ा रूप है। तो हर्बार्टी पंचविधि में सोपान थे 5 और इसका बड़ा रूप यानी इसमें 6 सोपान है। सबसे पहली बात तो ये कि हर्बार्टी पंचविधि में 5 सोपान थे और इसमें कितने सोपान है, 6 सोपान है। बात करें हम इसके आगे की, तो सबसे पहले जो शिक्षा में व्यवहारगत परिवर्तन है, जो शिक्षा में व्यवहारगत यानी कि सर्वप्रथम बताया, किसने बताया था कि शिक्षा में जो व्यवहारगत परिवर्तन है उसका प्रारंभ किया था सर्वप्रथम ब्लूम ने। और ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी थी, देखो पुस्तकें उसने 2 लिखी थी, ठीक है, पुस्तकें 2 लिखी थी, दोनों का एक ही नाम है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसने फर्स्ट और यही किताब है जिसका नाम दे दिया था सेकंड। तो सर्वप्रथम बीएम ब्लूम ने बताया था कि शिक्षा में जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, वो किसने बताया था, बीएम ब्लूम ने। और बीएम ब्लूम के द्वारा एक पुस्तक लिखी थी टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसमें इन्होंने 6 सोपानों के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। इन्होंने बताया था कि इस विधि में कितने सोपानों का काम करना है, इस विधि में कितने सोपान लिए जाते हैं, तो इस विधि में 6 सोपान लिए जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो सोपान है वो माना जाता है उद्देश्य, ठीक है, सबसे पहला उसमें जो सोपान है वो माना जाएगा उद्देश्य, ठीक है। जो दूसरा सोपान है वो है व्यवहार रूप, दूसरा सोपान है व्यवहार रूप। जो तीसरा है वो है हमारा पाठ्य बिंदु, ठीक है। जो चौथा है वो है शिक्षक का कार्य। जो 5वां सोपान है वो है छात्र के कार्य, कि छात्र का कौन कौन से कार्य होता है। और जो 6वां सोपान है वो होता है कौन सा, मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन विधि में 6 सोपान माने जाते हैं, उद्देश्य, व्यवहार रूप, पाठ्य बिंदु, शिक्षक के कार्य, छात्र के कार्य और मूल्यांकन। अब देखो इन शिक्षण बिंदु जो भी है हमारे 6 उद्देश्य, व्यवहार रूप है, ठीक है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में केवल इन सोपानों के बारे में ही पूछा जाता है। अब बात करें इस विधि के गुणों की, तो शिक्षक को क्या हो जाता है, अपने स्वयं के द्वारा जो पाठ, यानी कि मेरा पढ़ाया गया पाठ कितना प्रभावशाली है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ बच्चों को कितने समझ में आया, उसके बारे में क्या करा जाता है, पता चल जाता है। सबसे पहले तो बात कि शिक्षक को क्या माना जाता है कि स्वयं के द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है वो बच्चों तक कितना पहुंचा, कितना प्रभावशाली रहा, उसके बारे में उस दिशा में क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात कि ये क्या है, मूल्यांकन विधि है वो कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो मूल्यांकन विधि कैसी मानी जाती है, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। बात करें हम इसके दोषों की, तो दोषों में क्या है कि मूल्यांकन केंद्रित होने के कारण शिक्षण में स्वाभाविकता की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, कि बार बार ध्यान किस पे रहता है, मूल्यांकन। अब देखो मूल्यांकन कब किया जाता है कि छात्रों में गुण और दोष दोनों का ही विवेचन करना, वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। कि छात्र में गुण क्या है, दोष क्या है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ कितना प्रभावशाली रहा, बच्चों तक या छात्रों तक कितना समझ में आया, तो उसे कहते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन होने से क्या होता है, शिक्षण की स्वाभाविकता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। बात करें हम इसके आगे की दोषों की, तो छात्र पे क्या रहता है, नियंत्रण मूल्यांकन का दबाव रहता है। यानी कि हमने एक पाठ पढ़ाया, उसके बाद में हमने छात्रों का मूल्यांकन किया, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, उसका लिखने का तरीका कैसा है,
उसको याद कितना रहा, उसको कितना समझ में आया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मूल्यांकन है। तो छात्रों को पता रहता है कि ये सर है जो पाठ पढ़ाएंगे, पाठ पढ़ाने के बाद में मूल्यांकन करेंगे या एक कह सकते हैं कि टेस्ट लेंगे, तो उसका क्या छात्रों पे निरंतर दबाव बना रहता है। तो ये इस विधि का दोष माना जाता है। भाषा शिक्षण से संबंधित जो भी विधियाँ थी उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया था। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।